वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरत सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। तो भाई ये चैप्टर क्या है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आप बैंक के बारे में, अब कितने बच्चे आज तक बैंक गए हैं? डेफिनेटली गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, कभी अकेले भी, फॉर सम वर्क। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में कौन कौन बैंक गया है। जो गए हैं वो भी बताओ, जो नहीं गए हैं जरूर जाना एक बारी। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज बैंकिंग चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बच जाएगा। नो मैटर पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, कुछ आता है कुछ नहीं आता, सब आ जाएगा ये वीडियो के एंड तक। ठीक है जी। बैंक क्या है भाई? आप कहोगे दीदी बैंक में मेरे पापा मम्मी का खाता है, हम वहां पैसे जमा कराते हैं। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के घर में किसी ने लोन ले रखा हो, दीदी हमारे घर वालों ने बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ आप बैंक के जितने भी फंक्शंस होते हैं, इतना टेक्निकल मत करो हर चीज को, यार बैंकिंग चैप्टर है बैंकिंग लर्न करने, नहीं समझो बैंक का क्या काम है। बैंक के सिर्फ दो मेन रोल होते हैं, सबसे बड़े वाले। ठीक है, पहला, हमारे जितना भी जो डिपॉजिट होता है, जो हमारे पे एक्स्ट्रा पैसा हम उसे सेविंग करने के लिए बैंक में रखना चाह रहे हैं, तो उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। दूसरा काम बैंक का क्या है कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। बैंक आता है हमारा फॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट लेने के, लोन लेने के। तो दूसरा बैंक का मेन मकसद क्या होता है बैंक का हमारी दुनिया में, हमारे लिए, हम लोगों के लिए, कि वो हमें लोन प्रोवाइड करे। तो बैंक के टू मेन फंक्शन होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स। ये भी अगर तुमने लाइन याद रखी है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इंटायर चैप्टर में। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टू टाइप्स ऑफ बैंक। एक कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आम जनता के साथ डील करते हैं, हम लोगों के साथ डील करते हैं, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। जैसे मैं हूं, मेरे को खाता खुलवाना है तो मैं एक कमर्शियल बैंक के, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, और आईसीआईसीआई में जा सकती हूँ मैं, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत सारे बैंक है जहाँ जाके मैं अपना डिपॉजिट करवा सकती हूँ, पैसों को एफडी बना सकती हूँ। तो कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो आम जनता पब्लिक के साथ डील करते हैं। हम आज पूरा पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं। एंड इवन तुम कभी सोचती हो यार ये बैंक तो हमारा बहुत सारा हेल्प करते हैं, हमारा लॉकर भी होता है यहाँ पे, हमारे पैसे को भी सिक्योर रखते हैं, ये क्या करते हैं, ये कैसे कमाई करते हैं? इनकी कमाई ऑब्वियसली कमाई तो होती हो कि ऐसी थोड़ी कोई जो है, कोई भी अपने प्रॉफिट के बिना कुछ नहीं करता है। तो आज आप ये भी जानोगे कि ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, ये सारे पीएनबी वगैरह, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जब भी आप स्कूटी पे बाहर निकलते हो अपने शहर में, जितने बैंक तुम्हें दिख रहे हैं, वो पैसा कैसे कमाते हैं? तुम्हें पता है कंपनी पैसा कैसे कमा रही है? भाई प्रॉफिट कमा रही है। एक चीज कैसे प्रॉफिट कमा रही है? कोई किसी को रेंट आ रही है, किसी को कैपिटल से इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक को क्या मिलता है भाई? बैंक की कमाई कैसी होती है? तो वो क्रेडिट क्रिएशन पढ़ोगे आप बैंक की कमाई जानने के लिए। फिर आप पढ़ोगे इन सभी बैंक के पापा के बारे में, पापा दादा के बारे में। वो है हमारा सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आरबीआई का जो ईयर है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। फिर आप आरबीआई के बारे में पढ़ोगे। आरबीआई किसका बैंक है? आरबीआई है तो वैसे पूरे हमारे जो है, हमारा आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, हमारा कंट्री का बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, बट इट इज एन एपेक्स बॉडी। ये बिल्कुल एपेक्स मतलब ऑन टॉप बॉडी है। इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? इंटायर, इमेजिन करो दिमाग में, हायरार्की पे सबसे टॉप पे बैठा है एपेक्स बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक, जो हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक को जितनी गाइडलाइन, जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं, एंड देन देयर आर एचओडीज, देन देयर आर योर टीचर्स, देन देयर आर योर जो है आपके स्कूल में आपने पूरा एक स्कूल काउंसिल भी होती है, बट प्रिंसिपल सर की निगरानी में सब होता है ना। वैसे ही इन द बैंकिंग सिस्टम जो एपेक्स बैंक है, जो सबसे ऊपर जो होता है, वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इट इज एन एपेक्स बैंक that controls, operates, regulates and directs the entire banking system of our country। ठीक है, सेंट्रल बैंक ये होता है। एंड कमर्शियल बैंक क्या है, डेफिनेशन लिखनी हो तो, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ, कौन सा फंक्शन है, मैंने तुम्हें फंक्शन याद करा ना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो ये कमर्शियल बैंक का काम क्या है कि भाई वो हमें लोन देगा, हमारे से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, किस लिए? अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ जो है कमर्शियल बैंक, तुम्हें जो आते हो वो लिख देना। ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर नॉट बैंक। बैंक शुड एक्सेप्ट चेकेबल डिपॉजिट्स एंड गिव आउट लोन। सबसे बड़ा काम क्या है बैंक का कि वो हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और लोन हमें प्रोवाइड करे। ठीक है जी, चलो अब
हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे अब हम जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, उसके कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, आरबीआई की बात करें, तो फर्स्ट है करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ नोट इशू। जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास सोल अथॉरिटी होती है हमारे जो पेपर नोट्स है उनकी जो करेंसी होती है उसको प्रिंट करने की। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, खाली प्रिंट नहीं करेंगे, इशू करेंसी करने की सोल अथॉरिटी सेंट्रल बैंक पे होती है। द मेन एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू आर मेनी, बट ये है भाई सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है वो ही नोट छाप सकते हैं। क्यों? हम क्यों नहीं छाप सकते घर बैठ के? कोई और क्यों नहीं? गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती, या कोई और क्यों नहीं कर रहा? कोई और क्यों नहीं करना? स्टेट गवर्नमेंट के पास क्यों हक नहीं है कि वो नोट छाप ले? किसी के पास हक नहीं होता, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है कि भाई वो नोट जो होते हैं ना हमारे, वो छाप सकते हैं। क्यों सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ही? क्यों है? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। ऐसे तो कोई भी नोट बनाने लगेगा, कोई भी किसी भी रंग के नोट बनाने लगेगा, मानोगे कैसे आप उसको? आपको पता है जी हमारा ये नोट है, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन से पहले वाला ये था, डिमोनेटाइजेशन के बाद वाला ये है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आरबीआई जी है, तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका सबसे पहला फंक्शन होता है कि जो नोट्स होते हैं हमारे, जो पेपर नोट्स हो गए, जो हमारी करेंसी हो गई, उसको इशू करने का काम आरबीआई का होता है। ठीक है, इससे क्या होता है? सिर्फ आरबीआई के हक है करने का। उससे क्या है? यूनिफॉर्मिटी इन सर्कुलेशन। ठीक है, आरबीआई को पता है कैसे सर्कुलेशन होगा, बेटर सुपरविजन इन कंट्रोल, क्रेडिट भी कंट्रोल हो जाता है, और पब्लिक का फेट इंश्योर रहता है कि हाँ ये जो नोट हमारे पास आ रहा है ये असली है, ये हमारा आरबीआई से आया है। स्टेबलाइज करता है इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंट्रल बैंक का रोल होता है, सेंट्रल बैंक का होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब मेरे को, मैं एक जनता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं पब्लिक हूँ। मेरे को अगर कोई काम है बैंक का, मेरे पे एक्स्ट्रा पैसा मुझे सेव करना है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, मेरे किसी फ्रेंड को पैसों की ज़रूरत है, उसे लोन चाहिए, हम पब्लिक हैं, हम आम जनता है, तो हम किस पे जाएंगे? हम कमर्शियल बैंक पे जाएंगे। सपोज करो अब हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट पे एक्स्ट्रा पैसा है, बहुत रेवेन्यू पड़ा है आपने गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पे अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, गवर्नमेंट को अगर वो डिपॉजिट कराना हो, गवर्नमेंट कहाँ कराए? गवर्नमेंट को अगर लोन लेना हो तो कहाँ से ले गवर्नमेंट? तो दूसरा काम होता है हमारा सेंट्रल बैंक का, इट इज़ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी पूरी की पूरी सरकारें होती हैं, हमारी सरकार का जो है बैंक होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब जो हमारी सरकार है वो पीएनबी पे, या जो है हमारा आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक में हमने खाते नहीं खुलवाएगी, या उनसे थोड़ी वो डील करेगी। हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो सीधा आरबीआई, जो सारे बैंक्स के पापा दादा है, उनसे डील करती है। तो नेक्स्ट काम आरबीआई का होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। और सिर्फ वो बैंकर की तरह डील नहीं करता है, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह डील करता है हमारी गवर्नमेंट। क्या कभी हमारी गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए हो फाइनेंशियल रिलेटेड, हर तरीके से हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो काम करता है। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल द बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितना भी बैंकिंग बिजनेस है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को संभालना, गवर्नमेंट को लोन देना, ये सब कुछ काम गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक करता है। गवर्नमेंट मेंटेन्स इट्स कैश बैलेंस इन द करंट अकाउंट विद आरबीआई। तो गवर्नमेंट का जो कैश बैलेंस है वो करंट अकाउंट में चलता है आरबीआई के। आरबीआई एक्सेप्ट रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे आरबीआई जो है जितनी भी रिसिप्ट्स होती है गवर्नमेंट की एक्सेप्ट करता है। गवर्नमेंट को अगर कोई पेमेंट करनी हो तो आरबीआई करता है गवर्नमेंट की तरफ से। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब छोटे समय का जो लोन होता है, हमारी गवर्नमेंट को लोन भी देता है आरबीआई। फीचर समझ गए? बैंक, जो भी बैंक हमारे लिए काम करता है वो सेंट्रल बैंक हमारे इसके लिए काम करता है, हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। नाउ एज एन एजेंट, एजेंट की तरह सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है? एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग पब्लिक डेप्ट। दिस मीन सेंट्रल बैंक टू मैनेज द ऑल न्यू इशू ऑफ गवर्नमेंट लोन्स। यानी कि एजेंट होते हैं ना, लोन्स इशू करने का काम सारा हमारा सेंट्रल बैंक करेगा। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, जब भी कोई फाइनेंस रिलेटेड एडवाइस करनी होती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट जाती है, ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक पे जाती है और उससे एडवाइस लेती है। ठीक है, तो समझ गए? ये सिंपल आपको याद रखना है। पहला फंक्शन है आरबीआई का हमारा, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, कि भैया नोट इशू करने। दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, इसमें वो गवर्नमेंट का बैंक भी है, गवर्नमेंट का एजेंट भी है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। नेक्स्ट बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब क्या हो गया भाई? ये जितने भी कमर्शियल बैंक है, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी नेम, ये वाले होगा हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स जो होते हैं हमारे, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनका बैंक होता है सेंट्रल बैंक, उनका बैंक है आरबीआई। अगर हमारा जो कोई कमर्शियल बैंक है उसका नाम है कमर्शियल बैंक ए, अगर उसको कोई नीड पड़ जाए पैसों की, उसको कोई ज़रूरत पड़ जाए एडवाइस की, सारे काम के लिए वो किसके पास जाएगा? उसको किसकी बातें माननी है? उसको माननी है बात हमारे आरबीआई की।
ओके, सो यू गॉट द पॉइंट। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर मतलब भाई कोई भी बैंक है, उसको कोई बैंक वाला काम करवाना हो तो वो आरबीआई के पास जाएगा, उसको लोन चाहिए आरबीआई के पास जाएगा, एंड सेकेंडली उसको एडवाइस चाहिए तो भी आरबीआई के पास जाएगा, उसको डिपॉजिट कराने हो वो आरबीआई के पास जाएगा। एंड सुपरवाइजर, जैसे घर में पापा जो होंगे हमारे, वो कौन होते हैं? वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो हम शरारतें ना करें, हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहे, वो काम देखना हमारे पापा का होता है, वो पूरा हमारा ध्यान रखते हैं हम डिसिप्लिन में रहे, हमने लाइफ में सब अच्छा करें। वैसे ही एंटायर बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई सुपरवाइजर की तरह भी काम करता है। ये हर कमर्शियल बैंक के ऊपर निगरानी रखता है, उन्हें सुपरवाइज करता है कि आप अच्छे से काम करो, ये करना है, ये करना है। इनफैक्ट सुपरविजन की रिपोर्ट्स तक भेजनी होती है आरबीआई को, एंड वो सब कुछ भी पूरा का पूरा काम देख रेख करने का आरबीआई का होता है। द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स में बी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग। अगर किसी बैंक को अपनी ब्रांच बढ़वानी है, लाइसेंस देना आरबीआई करेगा। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, मैनेज करना एसेट्स को, ठीक है, मर्ज करना, वाइंड अप करना, ठीक है, पीरियोडिक इंस्पेक्शंस ऑफ बैंक, जो रिटर्न वो फाइल करते हैं, ये सब सुपरवाइज आरबीआई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बैंकिंग चैप्टर का। ये समझ गए, पूरा चैप्टर समझ गए, ये समझ लो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है। अब इसका मतलब मैं कह रही हूं भाई, अब मैंने कमाए 10 लाख रुपए एक महीने में, ठीक है जी, 5 लाख का मैंने खर्चा कर दिया, ठीक है। मैंने सोचा इतने पैसे हैं मेरे पास, तो क्यों ना 2 लाख रुपए अपनी मम्मी के पास रखवा देती हूँ कि मम्मी ये रख लो आप अपने पास में, ये जमा कर लो मेरे, जब भी मुझे कभी जरूरत होगी मैं आके लूंगी, ठीक है। हर बारी का यही हो गया, मैं कभी 15 कमा रही हूँ, 20 कमा रही हूँ, कभी 30 लाख कमा रही हूँ, बट मैं क्या कर रही हूँ, कुछ अमाउंट अपनी मम्मी के पास रखवा रही हूँ। और मम्मी ने कहा है हाँ बेटा रखवानी है, जरूरी है ये अमाउंट, कि कल को जरूरत पड़ेगी तब तुम मुझसे आकर ले लेना, कोई बात नहीं, बट कुछ अमाउंट तुम्हें मेरे पास रखवाना है। 20 कमाओगी तो 10 रखवा देना, 50 कमाओगी तो 25 रखवा देना, या 15 रखवा देना, कितना भी मम्मी बताएंगे हर साल। आपके साथ इस महीने तुमने 15 लाख कमाए हैं, ठीक है, 5 लाख मेरे पास रखवा दो। इस महीने तुमने 50 लाख कमाए, 5 लाख रखवा दो, ठीक है, ठीक है। कुछ भी मतलब मम्मी बता रही है मेरी कि इतना पैसा रखो, ठीक है। इस महीने तुमने कितने कमाए हैं? इस महीने तुमने जो है 6 लाख कमाए, तो चलो कोई नहीं, 1.5 लाख रखवा दो मेरे पास में। सेट कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो क्या हुआ, वो मेरे से क्यों रखवा लिया पैसा? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ आप सोच लो। तो वैसा ही काम कमर्शियल बैंक्स को करना होता है आरबीआई के साथ। आरबीआई की तरफ से रूल है ये दैट हर एक कमर्शियल बैंक को अपना कैश रिजर्व, मिनिमम कैश रिजर्व रखना होता है आरबीआई के पास में। सबके अपने अकाउंट्स तो है ही, यू नो, जितने भी तुम स्कूटी लेके बाहर निकलो, जितने बैंक देखेंगे तुम्हें रास्ते में कमर्शियल बैंक्स, उन सबका एक अकाउंट होगा आरबीआई के पास। और इन सभी बैंक्स को, जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, ठीक है, ये सभी बैंक्स को एक और काम करना होता है, इन्हें अपना कुछ परसेंटेज पैसा जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो से बोला जाता है, उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करा के रखना होता है। वो आरबीआई अपने पास जमा करके रखता है इनका, सो दैट इन केस अगर किसी बैंक को जरूरत पड़ जाए पैसों की, तो आरबीआई वही कैश रिजर्व से पैसा इनको प्रोवाइड कर देता है। तो सीआरआर क्या है? देखो, जब भी कोई बैंक पैसा कमाता है ना, ये पीएनबी है, पीएनबी के पास बहुत सारा पैसा है, तो पीएनबी उस पैसे को यूज कैसे करता है? लोगों को लोन देगा और इंटरेस्ट लोगों से चार्ज करता है। बहुत पैसा है पीएनबी पे, बट पीएनबी को अपने उस सारे पैसे में से कुछ पैसा, परसेंटेज होती है, 20% हो गई, 10% हो गई, 15% हो गई, उसमें से वो परसेंटेज जो है आरबीआई के पास जमा करके रखवानी होती है। जैसे मैं अपनी इनकम का कुछ पोर्शन अपनी मम्मा के पास रखवा रही हूँ फॉर माई सिक्योरिटी, तो वैसे ही कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व मतलब कमर्शियल बैंक का कुछ प्रपोर्शन ऑफ कैश, सर्टेन प्रपोर्शन, सारा नहीं, सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ कैश को रिजर्व करके सेंट्रल बैंक अपने पास में रखती है, सो दैट वो उसको कैश रिजर्व रेशियो नाम रखती है, और वो आगे कभी काम आए तो फिर वो यूज करे, ठीक है। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कोई बैंक की धज्जियां उड़ गई, बैंक बैंकरप्ट हो गया भैया, बैंक, तुमने सुना कोई बैंक खराब, खत्म होने वाला है बैंक, सब लोग जब डर जाते हैं, अरे बैंक ही तो बैंक ही भैया बैंकरप्ट होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, अपने खाते बंद कराते हैं उस बैंक में से, एफडी तोड़वा लेंगे भैया, अपने पैसे बाहर निकाल ले, पता नहीं इस बैंक का क्या हो जाए कल को। तो अगर कोई बैंक इतनी गहरी मुसीबत में पड़ जाए तो उसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जैसे तुम्हें अगर बहुत पैसों की जरूरत पड़े तो क्या करोगे, तुम मम्मी पे जाओगे, पापा पे जाओगे, ठीक है, तुमने शॉपिंग करनी है 10,000 की है तुम्हारे पे 10,000, तुम्हें 2,000 रुपये की कमी पड़ गई, तो क्या कहोगे, अरे पापा से ले लेंगे, क्या हो गया, तो तुम क्या कहोगे,
तुमने 12,000 की ड्रेस पसंद आ गई, थे तुम्हारे पे 10, तो 2,000 मम्मी से लोगे, पापा से लोगे। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। और अगर किसी को बहुत परेशानी हो जाती है, इन कोई एक ए है आदमी, ठीक है, उसका बेचारे का बहुत नुकसान हो गया, बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, वो तो वो क्या करेगा, वो तो ना कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने चला जाएगा, कमर्शियल बैंक से मदद मांगेगा कि भाई मुझे लोन दे दो। पर ये सोचो कि कमर्शियल बैंक ही अगर मुसीबत में आ जाए तो उसकी मुसीबत से हल कौन करेगा, तो वो आरबीआई का काम है। तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द अदर बैंक्स ऑफ कंट्री। इट मीन्स अगर कमर्शियल बैंक फेल हो जाए अपनी इकोनॉमी संभालने में, तो भाई उसको लोन कौन देता है, सेंट्रल बैंक तब उसको लोन देता है। और ये काम करने का काम है भैया हमारे सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस का। नेक्स्ट काम क्या होता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। मतलब क्या होगा इसका, सपोज करो ये बैंक ए है, ठीक है, बैंक ए है, ये बैंक बी है, ठीक है। बैंक ए के पास एक चेक आया ड्रॉन ऑन बैंक बी, यानी कि बैंक बी की बैंक, ये चेक किसका है, बैंक बी का है, और इस पे लिखा है कि भैया बैंक बी से 10,000 रुपये इसमें आएंगे, ठीक है। और बैंक बी के पास एक चेक आया है बैंक ए की तरफ से कि इसमें 15,000 रुपये का, ठीक है। अब क्या करें भैया, इसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, इसको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। रैदर देन इसमें कितना, इस बैंक को 10,000 देने हैं, बैंक बी को बैंक ए को जो है 15,000 देने हैं। तो अब ऐसे सिस्टम में क्या करें भाई, इसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इसे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा क्लियर करने के जगह जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे 5,000 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक बी की तरफ से बैंक ए को जो है 5,000 रुपये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और उसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो 10,000 रुपये का जो इनके बीच में सेटलमेंट हो सकता था, तो वो सेटलमेंट विदाउट द नीड ऑफ कैश हमारा आरबीआई कर देगा। और ये 5,000 रुपये डलवाने पड़े, उसका क्या फ़ायदा मिलता है हमारे को, कैश की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। कहाँ 10,000 इसको देने, 10,000 इसको देने, कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है, सिंपल, सबके अकाउंट है, वही बैंक ए का भी अकाउंट होगा आरबीआई में, बैंक बी का भी होगा, दोनों के अकाउंट है। तो आरबीआई क्या करेगा, 5,000 रुपये क्या करेगा, आरबीआई 5,000 रुपये डलवा देगा बैंक ए की तरफ से बैंक बी में, और यहाँ से क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्लियर हो गया। फंक्शन होता है हमारे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, हमारा फॉरेन एक्सचेंज संभालना। हमारा जितना फॉरेन एक्सचेंज है, हम जितना कमाई कर रहे डॉलर्स में, येन्स में, पाउंड्स में, हर एक फॉरेन एक्सचेंज में, वो सब किसके पास रहती है, वो सब आरबीआई के पास रहती है, सेंट्रल बैंक के पास रहती है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। आगे फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे कई बारी आरबीआई वैल्यू ऑफ मनी को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सिस्टम पढ़ोगे, मैन इज फ्लोटिंग फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम पढ़ोगे, उसमें कि कैसे जो है आरबीआई जो है किसी ना किसी तरीके से जो हमारी वैल्यू होती है करेंसी की, उसको भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, गवर्नमेंट का जितना फॉरेन एक्सचेंज है, जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर हो गए, तुम दुबई घूमने गए हो वहाँ की करेंसी, तुम अमेरिका घूमने गए हो वहाँ की करेंसी तो डॉलर ही होगी, चलो तुम यूरोप गए हो, यूरो हो गए, जितनी भी फॉरेन करेंसीज होती है उन्हें फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। हमारे लिए रुपीज़ ही, सिर्फ रुपीज़ हमारी करेंसी है, बाकी जितनी करेंसी रुपीज़ के अलावा नाम ले लो वो सब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो सारे फंक्शन क्या होता है आरबीआई का, और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो हमारी कंट्री है उसमें कितना पैसा आएगा, सारे के सारे पैसे को कंट्रोल करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, तुम मान लो वो आरबीआई की जिम्मेवारी है। पता है हमारी इकोनॉमी में दो टाइप की सिचुएशन होती है, एक होती है इन्फ्लेशन, एक होती है डिन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इन्फ्लेशन क्यों होती है, जब लोगों के पास डिमांड बहुत बढ़ जाती है ना, तो इन्फ्लेशन होती है। यहाँ समझो, मैं ज़रा लिख के समझाती हूँ तुम्हारे को। दो टाइप की सिचुएशन होती है हमारी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन मतलब होना महंगाई, प्राइस हाई हो जाते हैं, प्राइस हाई हो जाते हैं। और कभी भी किसी चीज़ का प्राइस हाई कब होता है, जब उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, ठीक है। सपोज करो तुम, जो हो गया पेन कह रही हूँ मैं, पेन, PEN पेन, पेन की डिमांड आपको पता है कितनी ज़्यादा है, बहुत डिमांड है पेन की, बट पेन की डिमांड तो हाई है, बट सपोज करो पेन की फैक्ट्रियाँ नहीं बन रही ज़्यादा, भैया पेन बनने कम हो गए, पेन की सप्लाई कम हो गई, बट पेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर बच्चे को चाहिए। तो क्या होगा एज ए रिजल्ट, पेन जो 10 रुपये का मिलता है कल को 100 रुपये का एक मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत महंगाई हो जाएगी भैया कि पेन बहुत महंगे मिल रहे हैं, सबको पेन चाहिए, बट पेन की फैक्ट्री इतनी नहीं है, सप्लाई नहीं हो रही है पेन की। तो ये चीज़ याद रखो, जब भी डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की और सप्लाई कम होती है तो
क्या होता है, प्राइस हाई हो जाते हैं। ये सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की, ठीक है। और डिमांड ज़्यादा कब बढ़ती है लोगों की, जब लोगों की जेब में पैसा बहुत आ जाता है। पैसा आने लगता है तो वो बहुत खर्चा करने लगते हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ने लगती है। तो पैसा जेब में तभी तो डिमांडें बढ़ रही हैं और सप्लाई पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो अब आरबीआई का काम होता है ऐसे सिचुएशन में कि वो कुछ करे कि जो कंट्री के अंदर जो पैसा इतना हो गया है, लोगों के पास इतना पैसा हो गया, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, मार्केट में जो पैसा घूम रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, जिससे पैसा लोगों पे कम होगा तो डिमांड कम करेंगे। पेन छोड़ दो, इसमें पेन वाले एग्जांपल ले लो, सूटेबल है, कुछ और चीज़ ले लो। पैसा कम होगा, जो फिजूल खर्ची करनी बंद कर देंगे, डिमांड कम होगी, जैसे ही डिमांड कम होगी तो सप्लाई ठीक होने लगेगी और प्राइजेस भी अपने आप नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन करने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास अपने टैक्टिक्स है। ये सिचुएशन के लिए आरबीआई के अपने पास टैक्टिक्स है, आप देखोगे क्या होता है। अब इसके अलावा एक सिचुएशन होती है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है कि भाई प्राइजेस बहुत लो हो गए हैं। प्राइस बहुत लो होना भी अच्छा नहीं है। प्राइस बहुत लो होते हैं कब, जब लोगों के पास पैसा ना हो चीज़ खरीदने का, डिमांड नहीं है बट सप्लाई बहुत सारी है, मार्केट में भरा पड़ा है, गुड्स भरी पड़ी हैं चीज़ें मार्केट में, कोई जाके खरीद नहीं रहा, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे। लोग सस्ते का ये देखा आपने, कभी कभी टमाटर इतने महंगे हो जाते हैं, कभी बहुत सस्ते बिकने लगते हैं। क्यों, जब बहुत सारे टमाटर आ जाते हैं तो भैया लोग जो है नहीं खरीद रहे हैं तो वो सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हो गए, सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाता है। अब डिमांड सप्लाई का ज़्यादा, अब डिमांड कम क्यों होती है भाई, लोगों पे कम पैसा होता है ना, कई बार डिफ्लेशन होती है, लोगों के पास पैसा कम है तो डिमांड कई बार कम हो जाती है, ठीक है। अब लोगों पे कम पैसा होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, तो तब आरबीआई कुछ ऐसे टैक्टिक्स करेगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुँचना शुरू हो जाए, क्रेडिट ज़्यादा बढ़ जाए कंट्री के अंदर। तो अब ये काम करना कि कब लोगों से पैसा वापस लेना है, कब इकोनॉमी में बहुत क्रेडिट नहीं होना चाहिए, कब इकोनॉमी में क्रेडिट देना है, वो सब डिसाइड करने का काम आरबीआई का है। तो आरबीआई का ये सबसे मेजर फंक्शन होता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई। कितना मनी हमारी इकोनॉमी में रहेगा, लोगों की जेबें भरी रहनी है, बहुत भर गई भाई, बहुत डिमांड कर रहे हैं, वापस निकालो पैसा इनसे। लोगों की जेबें खाली हैं, खाली मतलब बिल्कुल खाली नहीं हो कोई, मतलब कम हो रही है पैसा आजकल, बड़ी दिक्कत हो रही है इससे सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है और प्राइस बहुत लो हो रही है, डिफ्लेशन आ रही है। पैसा दो लोगों को, लोन सस्ते कर देंगे, लोन दो आराम से, बहुत कुछ कर देगा आरबीआई, जिससे कि क्या हो, मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम हमारे आरबीआई का होता है। तो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई के पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, जो क्वांटिटी चेंज ला सकता है। दूसरा क्वालिटेटिव, जिसमें आरबीआई क्वालिटी में चेंज ला सकता है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या हो, मैं कह रही हूँ क्वांटिटी, 5 किलो आलू, ये क्वांटिटी होगी। मैं कह रही हूँ सड़े हुए आलू हैं, बिल्कुल, मैं उसकी क्वालिटी बता रही हूँ। तो कुछ क्वांटिटेटिव फंक्शन होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव। सबसे पहले क्वांटिटेटिव फंक्शन से शुरुआत करते हैं। ये सारे चैप्टर के नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए, वहाँ से जाके देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलो वहाँ से रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, क्वांटिटेटिव फंक्शन में होता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन लॉन्ग टर्म बेसिस इज नोन एज बैंक रेट, ठीक है। अब एक बात बताती हूँ, ये कोई और एग्जांपल लेते हैं। ये एक गर्ल है, ठीक है, इसका नाम है एबी नाम है इसका, ठीक है। एबी रख देते हैं, अच्छा लग रहा है, एबी नाम है इसका, ठीक है। एबी क्या कर रही है, एबी का पीएनबी में अकाउंट है। एबी को चाहिए बहुत महंगी सी गाड़ी, इसे रेंज रोवर चाहिए, है नहीं पैसा इसमें, तो ये सोच रही है चल ठीक है, कुछ जो पैसा कम पड़ रहा है मैं लोन करा लेती हूँ। तो ये बहन जी, तुम हाइपोथेटिकल दुनिया में चले जाओ, ये लेकर आई है 70 लाख का लोन। पता नहीं नॉर्मल सिचुएशन में ना मिले, ऐसी चीज़ों के लिए मुश्किल होता है लोन मिलना, बट तुम इमेजिन कर लो, एबी को 70 लाख चाहिए थी रेंज रोवर खरीदने के लिए। एबी ने पीएनबी से जाके लोन लिया 70 लाख का और रेंज रोवर खरीद लाई। तो क्या पीएनबी 70 लाख ऐसी देती कि नहीं? तुम कहोगे दीदी बहुत मोटा इंटरेस्ट चार्ज करेगी एबी से हमारा पीएनबी। तो जो पीएनबी ने जब लोन दिया एबी को या किसी भी इंसान को, तो वो क्या चार्ज करते हैं, उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। ये समझ गए, ये कॉन्सेप्ट पता है ना। अब ये सुनो तुम, अब सपोज करो हमारा पीएनबी आ गया। अब पीएनबी को पैसों की ज़रूरत है, अब पीएनबी को पैसों की ज़रूरत है, तो पीएनबी किसके पास जाएगा? तुम कहोगे दीदी पीएनबी आरबीआई से लोन लेने जाएगा। तो आरबीआई से जब पीएनबी बहुत लंबे समय का, रेंज रोवर का लोन तो लंबा चलेगा ना, काफ़ी महंगा लोन है, तो अगर आरबीआई से पीएनबी कोई लंबे वक्त के लिए लोन लेने जाता है
तो आरबीआई क्या कहेगा, ठीक है भाई ले ले। पीएनबी ने कहा आरबीआई जी, सपोज करो पीएनबी ने कहा आरबीआई को जाके, आरबीआई मुझे 50 करोड़ का लोन दे दो, प्लीज़ दे दो 50 करोड़ का लोन, काफ़ी बड़ा लोन हो गया ये। तो आरबीआई कहेगा ठीक है जी 50 करोड़ तुम्हें दे रहा हूँ, फ्री फंड में दे देगा आरबीआई? नहीं, आरबीआई क्या लगाएगा, आरबीआई भी इंटरेस्ट लगाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट आरबीआई लगाएगा पीएनबी को लोन देने पे, उसको कहते हैं हम बैंक रेट। उसको क्या कहते हैं हम, बैंक रेट। और कौन से, लॉन्ग टर्म वाले। कोई बड़ा लोन लिया जाता है ना जब ज़्यादा अमाउंट का, तो उसका इंटरेस्ट लंबा चलेगा। तो जो इंटरेस्ट जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से जाकर लोन लेता है, तो उस लेंडिंग रेट को या उस इंटरेस्ट रेट को हम कह सकते हैं, कहते हैं हम बैंक रेट। क्या कहते हैं हम उसको, बैंक रेट कहते हैं। रीड कर लो इसको, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर इट्स लॉन्ग टर्म नीड इज नोन एज बैंक रेट। अब इस चीज़ से जो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कैसे हो सकता है, इससे जो है लोगों की जेबों का मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, ये देखो। बैंक रेट समझ गए आप, बैंक रेट क्या है, रेट एट विच आरबीआई एडवांस लोन टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, सीबी लिख रहे हैं कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई मेंशन करेंगे। ठीक है जी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल। पीएनबी ने आरबीआई से लोन मांगा, कितने का, 50 करोड़ का। आरबीआई ने कहा 15% इंटरेस्ट लगा के तुम्हें ये मैं लोन दे रहा हूँ। ये 15% क्या हो गया, हमारा बैंक रेट हो गया। ठीक है, अब पीएनबी क्या करेगा इस 50 करोड़ का, पीएनबी इस 50 करोड़ को बाकी जनता में बांटेगा लोन में। कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन। तो पीएनबी इस पूरे के पूरे 50 करोड़ को लोगों को लोन देने में यूज करेगा। लोगों को लोन दिया जा रहा है, अभी 50 करोड़ आया, हाँ तुम्हें लोन चाहिए, हाँ ले लो, मेरे पे भी 50 करोड़ आया, ले लो, सबको लोन बांटता रहेगा पीएनबी। अब जब पीएनबी लोन बांटेगा तो क्या होगा, लोगों की जेबों में पैसे आ रहेंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा कंट्री में। अब आरबीआई को लगा रही यार बहुत मनी सप्लाई बढ़ गया है, क्या करे, मनी सप्लाई को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक रेट को, ये जो बैंक रेट है इसको बढ़ा देगा। क्या कहेगा, अब पीएनबी ने कहा भाई मुझे 50 करोड़ का लोन और दे दो तुम, मुझे 50 करोड़ और चाहिए, वो वाले खत्म हो गए। तो आरबीआई कहेगा अब की बार लोन मिलेगा भैया 25% पे। अब भाई ज़्यादा महंगा नुकसान होगा इसमें, तो 25% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, कहाँ पहले 15% देना पड़ रहा था। तो जो इसमें पीएनबी क्या करेगा कि अगर रहने दो जी अगली बारी लोन ले लेंगे, तो फिर ये 50 करोड़ रुपए बाकी जनता के पास नहीं जाएंगे लोन के रूप में। तो मतलब कि मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो गया। तो जब कभी मनी सप्लाई को कम करना होता है, अगर कंट्री में से बहुत पैसा आ गया, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगी। बैंक रेट बहुत बढ़ जाएगा जब कमर्शियल बैंक को बैंक रेट महंगा पड़ रहा है, जब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा है आरबीआई को, तो कमर्शियल बैंक हमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करेगा। अब अगर इसने 25% पे लिया होगा तो ये हमें भैया कहेगा कि भैया तुम्हें 30% दूंगा, और अगर 15% पे लिया था तो हमें 20% पे लोन दे रहा था। तो हम कब लेने पसंद करेंगे कि भैया चलो 20% तक तो ले रहे थे, 30% का थोड़ी हम इंटरेस्ट रेट देंगे। वैसे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़ा कम होते हैं, तुम प्रैक्टिकली मतलब तुम हाइपोथेटिकली लो। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट है जिसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है बाय द आरबीआई। अब आरबीआई क्या करता है, जब आरबीआई चाहता है लोगों को और ज़्यादा लोन दिए जाए, सपोज करो सोसाइटी में पैसा नहीं है, सोसाइटी में कंट्री के अंदर पैसा नहीं है, लोगों को पैसों की ज़रूरत है, लोगों को लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बैंक रेट घटा देगा। बैंक रेट को आरबीआई घटा देगा। वो पीएनबी को 50 करोड़ रुपए 5% पे दे दिए, समझो पीएनबी को 50 करोड़ रुपए 5% पे दे दिए। पीएनबी ने वो 50 करोड़ रुपए हमारी कंट्री के अलग अलग जनता को लोन पे दे दिए और उनसे इंटरेस्ट ले लिया, चलो 10% का। अब आप 10% वाला इंटरेस्ट का लोन लेना पसंद करोगे या 25% वाला? तुम कहोगे दीदी 10% वाला, तो बहुत सारे लोग जाएंगे लोन लेने, लोन लो 10% इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट कम हो रखा है। तो भाई आरबीआई की मर्जी है, बैंक रेट बढ़ा देगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा और फिर लोग लोन नहीं लेंगे। बैंक रेट घटाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी घट जाएगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा पैसे होंगे लोगों की जेब में, कम लोन जा रहा होगा कम पैसे होंगे लोगों की जेब पे। तो समझ गए कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल होगी? ठीक है जी। अब ये इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है जो मैंने हिंदी में तुम्हें पूरा समझाया है। नेक्स्ट, रेपो रेट क्या होता है? तो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म नीड्स, यहाँ लंबे 10-15 साल के नहीं लोन है, 1-1.5 साल 2 साल तक के शॉर्ट टर्म नीड्स। अब वो सेम लो, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या चीज़? रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? वही है सेम टू सेम, जो बैंक रेट होता है ना वही है रेपो रेट, बट बैंक रेट लॉन्ग टर्म का होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म का। सपोज करो ये है, अब हमने लिया पीएनबी को ज़रूरत पड़ी
कि मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी मैं साल भर में लौटा दूंगा आरबीआई तुम्हारे को, तुम मुझे 20 करोड़ रुपए दे दो। तो शॉर्ट टर्म लोन जब आरबीआई से लेने जाता है कोई भी बैंक, पीएनबी हो या कोई भी कमर्शियल बैंक हो, तो तब जो इंटरेस्ट चार्ज करता है हमारा आरबीआई, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तब रेट नहीं होता, तब रेपो रेट होता है। रेपो रेट का भी सेम ही होगा। अगर हमारा आरबीआई चाह रहा है कि मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो, लोगों के पास ज़्यादा लोन ना जाए, ज़्यादा पैसा ना हो, तो वो रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट ज़्यादा होगा तो आगे भी लोगों को महंगे इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अगर वो चाहेगा लोगों को लोन ज़्यादा जाए तो वो रेपो रेट को घटा देगा, यानी कि रेपो रेट कम कर देगा। अब कम इंटरेस्ट पे पीएनबी को लोन मिलेगा तो पीएनबी भी आगे लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन देगा। समझ गए? तो वो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। एंड इंक्रीज इन द रेपो रेट विल मेक बोरोइंग्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक कॉस्टलियर and will result in bank lend to public at higher lending rate। सपोज करो, फिर से समझाती हूँ, मुझे चाह रही हूँ मैं तुम समझ जाओ। पीएनबी ने 20 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और उस पर रेपो रेट कितना लगा? उस पर रेपो रेट लगा 10%, ठीक है। और फिर पीएनबी जब लोगों को वो उसको लेंड करेगा, ऐसा नहीं है पीएनबी अपनी जेब में थोड़ी रखेगा, अलग अलग पब्लिक को, क्या हुआ, पब्लिक को वो 20 करोड़ के लोन को बांट देगा, तो वो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब इसने खुद भी 10% का तो इंटरेस्ट ये खुद बढ़ा, तो ऑब्वियसली जनता से बढ़ा के लेगा। जनता से सपोज करो ये 15% इंटरेस्ट रेट फाइल कर रहा है। अब अगर हमारी सरकार चाह रही है, सरकार नहीं कहेंगे, आरबीआई कहेंगे, अगर आरबीआई चाह रही है मनी सप्लाई कंट्रोल हो, तो आरबीआई इस रेपो रेट को 20% से, 20 करोड़ का जो इसने रेपो रेट लगाया था 10% से आरबीआई कहेगी चल मैं कर देती हूँ 15%। अब आरबीआई जब 15% दे रही है, जब ये खुद बेचारा 15% दे रहा है, तो अब जब ये पब्लिक में लोन बांटेगा तो ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देगा। अब हमारे पीएनबी ने इंटरेस्ट रेट कर दिया भैया 20% का। अब जो लोगों को पहले वही लोन अमाउंट 15% इंटरेस्ट देना पड़ा था, अब 20 देना पड़ेगा, तो लोग जाके लोन नहीं लेंगे। लोग कहेंगे भैया आजकल लोन बहुत महंगा हो रहा है, इंटरेस्ट बहुत हाई हो रहे हैं, अब भी नहीं लेते, जब सस्ता होगा तब लेंगे। तो लोग लोन लेना बंद कर देंगे एंड बोरोइंग करना महंगा पड़ेगा, ये लिखा है ना। देन बोरोइंग जो है महंगी हो जाएगी, तो लोग डिस्करेज करेंगे, लोग बोरो नहीं करना चाहेंगे, लोग लोन नहीं लेना चाहेंगे। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। तो रेपो रेट समझ गए। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट ये हो गया, सपोज करो पीएनबी के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा हो गया, अभी तक तो 50 करोड़ बहुत जो है इन्होंने लोन लिया था, पीएनबी पे एक्स्ट्रा हो गए 50 करोड़ रुपए। तो पीएनबी कह रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा 50 करोड़ है, आरबीआई के पास इसका अगर रिजर्व तो है ही, तो इसने आरबीआई के यहाँ डिपॉजिट करा दिए 50 करोड़ रुपए। तो आरबीआई से क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। जैसे मैंने कहा मेरे पे 50 लाख रुपए हैं, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, तो मैंने क्या करा, मैंने 50 लाख की एफडी बना दी अपनी पीएनबी के अंदर। तो पीएनबी मुझे क्या देगा उस 50 लाख की एफडी पे? तुम कहोगे दीदी बहुत मोटा इंटरेस्ट देगा, तुम तो बहुत अमीर हो रही हो, ऐसे कहोगे तुम। तो वो इंटरेस्ट भी मेरे पे 50 लाख तो है, ऊपर से मुझे 50 लाख पीएनबी में एफडी बनाने पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही अगर पीएनबी पे बहुत पैसा हो गया, इन पे 50 करोड़ एक्स्ट्रा है, तो इन्होंने आरबीआई के पास डिपॉजिट करा दिए, तो आरबीआई ने क्या देगा? तुम कहोगे इंटरेस्ट देगा, हाँ इंटरेस्ट तो देगा, बट इस वाले इंटरेस्ट को जो आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने पे देता है उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं उसको? रिवर्स रेपो रेट। क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट तो पता है क्या है? इट इज द इंटरेस्ट रेट विच कमर्शियल बैंक गेट फॉर डिपॉजिटिंग देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। पीएनबी ने क्या करा? पीएनबी ने 50 करोड़ आरबीआई के पास रखवा दिए, डिपॉजिट करा दिए, 50 करोड़ दिए, तो ये इसको क्या देगा? ये इसको देगा इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR। अब मैंने कहा कि इनने कितना इंटरेस्ट देने को कहा, आरबीआई ने कहा ठीक है तुम 50 करोड़ हमारे पास रखवा रहे हो, हम तुम्हें कितना 15% इसके ऊपर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट देंगे, यानी कि इंटरेस्ट 15% देंगे। तो भाई पीएनबी बहुत खुश हो गया। अब पीएनबी ने हमने 50 करोड़ इसके पास रखवाया। अब अगर कंट्रोल करना हो क्रेडिट को, क्या करना हो? कंट्रोल करना हो क्रेडिट को। अगर हमारा आरबीआई चाह रहा है कि भाई ज़्यादा लोगों के पास लोन ना जाए, तो आरबीआई क्या करेगा? इस इंटरेस्ट रेट को 15% से बढ़ा के ना आरआरआर को, रिवर्स रेपो रेट को 20% कर देगा। अब क्या करेगा? पीएनबी सोचेगा यार आरबीआई के पास पैसा रखवा के तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? और 50 करोड़ रुपए इसके पास रखवा देगा और इसे 20% का और रेपो रेट मिलना, रिवर्स रेपो रेट शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में से, मनी सप्लाई में से 50 करोड़ और आरबीआई के पास चले गए, तो क्रेडिट कंट्रोल हो गया। तो आरबीआई क्या करता है? जब चाहता हो कि मनी सप्लाई में ज़्यादा पैसा ना हो, तो ये रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा।
सारे के सारे कमर्शियल बैंक खुश होंगे कि यार रखवाओ पैसा आरबीआई के पास, इंटरेस्ट आरबीआई बहुत दे रहा है हमारे को, आरबीआई हमारे को बहुत रिवर्स रेपो रेट दे रहा है, इनके पास पैसा रखवाओ, जनता को बांटने से अच्छा इनके पास रखवाओ, ये बहुत पैसा दे रहे हैं हमारे को, तो जनता को फिर ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो आरबीआई के पास रखवाए जा रहे हैं, पैसा अपने इन्हें बहुत आर मिल रहा है। अब सपोज करो हमारा आरबीआई चाह रहा है कि लोगों को लोन ज़्यादा देना चाहिए, लोगों के पास लोन जाए, पैसा नहीं है कंट्री के अंदर, मनी सप्लाई कम हो रही है, मनी सप्लाई अगर बढ़वाना हो तो आरबीआई क्या कर देगा, इस आरआरआर को कम कर देगा। पहले 15 थी ना, इसको 10% कर देगा। अब जब 10% मिल जाएगा तो पीएनबी कहेगा आरबीआई पे क्यों रखवाऊँ पैसे, इससे अच्छा तो जनता में बांट देता हूँ लोन में, उनसे ज़्यादा कमाई हो जाएगी। तो वो लोन नहीं पे यहाँ पे डिपॉजिट नहीं कराएगा, लोन देना शुरू कर जाएगा, और जब लोन देगा बैंक तो क्या होगा, मनी सप्लाई में पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आरआरआर क्या है, आरआर रिवर्स रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच क्या है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गेट्स डिपॉजिट फॉर देयर सरप्लस फंड विद द कमर्शियल बैंक फ्रॉम विद द सेंट्रल बैंक। आरआरआर का अगर हम बात करें तो RRR gives incentive to the commercial bank to park their funds with the RBI. This reduces credit availability with the commercial bank. अगर इसने सारे पैसे वहाँ रखवा दिए तो लोन क्या देगा, ठीक है, और कभी इनको फ़ायदा हो रहा होता है तो ये रखवा भी देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल में हेल्प करते हैं। अब आता है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश रिजर्व रेशियो कहा था ना मैंने, वो एग्जांपल दिया था कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने कमाई करी है, तो मेरी मम्मा ने कहा है कुछ बेटा तुम्हें रखवाने ज़रूर है, 5 कमाओगी तो 1 रखवाना, 10 कमाओगी तो 5-6 लाख रुपए मेरे पास ज़रूर जमा करवाने हैं तुमने, कुछ भी हो जाए। ये एग्जांपल दिया था ना। तो सेम कैश रिजर्व रेशियो क्या है कि आरबीआई की तरफ से पक्का है कि कुछ पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास भी रखवाना है और कुछ कहीं और भी रखना होता है, वो समझते हैं। तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ये सेकेंड आपको जो है, ये क्या है, ये सेकेंड क्वांटिटेटिव फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल करने का। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर बैंक है, तुम ना रिटर्न मटेरियल पे फोकस मत करो, मैं तुम्हें अपनी बहुत बेकार सी हैंडराइटिंग से समझाने की कोशिश करती हूँ। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ये 2 टाइप की होती है, एक CRR और एक SLR। CRR है कैश रिजर्व रेशियो, लिखती हूँ मैं, थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश करती हूँ, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और ये होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हमने कहा पीएनबी के पास हैं 150 करोड़, ठीक है। अब ये 150 करोड़ रुपए क्या पीएनबी सारे के सारे जनता को लोन के रूप में बांट सकता है? तुम कहोगे हाँ दीदी बांट दे। भाई अगर 150 करोड़ इसके पास हैं, 150 के 150 अगर लोन दे देगा तो मेरे जैसा आदमी जिसने इसके पास 50 लाख की एफडी बनवा के रखी हुई है, या और लोग जिन्होंने 5 लाख की 10 लाख की एफडी बनवा के रखी है, अगर उनकी एफडी जब कैश होनी होगी तो इसने सारे पैसे 150 करोड़ रुपए इस पे थे टोटल, वो सारे लोन पे दे दिए, तो उनकी एफडी का कैसे कैश करके उनको देगा? इसके इतने एटीएम से पीएनबी के, अगर इस पर 150 करोड़ है, इनने सारे 150 करोड़ लोगों को लोन पे दे दिए, तो जब कोई एटीएम से पैसा निकलाने जाएगा तो उस एटीएम में पैसा कहाँ से जाएगा? पीएनबी कैसे पैसा देगा? सपोज करो किसी का करंट अकाउंट है पीएनबी में, वो 10,000 रुपये निकलवाने हैं, बट इन्होंने तो पूरे 150 करोड़ रुपए अपने लोन पे दे दिए, तो कहाँ से वो 10,000 रुपये आएंगे? तो कुछ पैसे तो अपने ये बैंकिंग फंक्शन के लिए, जो बैंक का मेन फंक्शन है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को एटीएम की फैसिलिटी देना, एफडीज को कैश जो है पूरा टाइम जब उनका पूरा हो जाएगा तो उनको जो है देना लोगों को, वो सब के लिए भी तो पैसा रखना होगा ना अपने पास। तो वो सब के लिए जो है ये लीगल रिजर्व रेशियोज रखवाए जाते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो 2 टाइप के होते हैं। जैसे अगर पीएनबी के पास 150 करोड़ है तो उसका कुछ हिस्सा, मान लो उसका 20%, मान लो तुम CRR होता है, CRR आरबीआई सेट करती है, SLR भी आरबीआई सेट करती है। CRR वो हिस्सा होगा इस 150 करोड़ का जो आरबीआई के पास रखवाया जाएगा। CRR है ना, तो CRR का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। CRR मतलब C से शुरू हो रहा है। C क्या है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। तो ये सारे के सारे कैश का वो हिस्सा है जो आरबीआई के पास रखवाया जाएगा। और SLR, S से क्या होता है? सेल्फ,
खुद। और SLR पूरे के पूरे कैश का वो हिस्सा होता है जो कोई भी कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। जैसे ये हो गया 20%, ये भी। तो RBI ने पीछे, RBI सुपरवाइज करता है ना, तो RBI ऑर्डर देते हैं हर कमर्शियल बैंक को कि अभी आप लोगों को 20% कैश रिजर्व रेशियो है, यानी कि आपका जितना भी पैसा तुम पे 150 करोड़ है, उसका 20% निकालो। कितना होगा निकालो, जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। उसका 20% PNB को कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा और 20% ही इस 150 करोड़ में से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना होगा, यानी कि अपने पास रखना होगा अपने बैंक के अंदर, जिससे ये लोग के डे टू डे काम जो है ATM का हो गया, FD कैश कराना, इस सब के पैसे दे पाओ तुम लोगों को, ये नहीं सब लोन में बांट दिया। तो SLR क्या हुआ, जो सेल्फ अपने पास रखा जाता है पैसा, और CRR क्या हुआ, जो RBI के पास रखवाया गया है। बाकी बचा हुआ जितना पैसा होगा बांटो भैया उससे लोन। तो ये करता है हमारा कौन, हमारा RBI डिसाइड करता है, CRR भी और SLR भी। तो CRR वो जो हिस्सा RBI के पास रखवाया जाएगा, SLR क्या, जो हिस्सा खुद के पास रखना है हर कमर्शियल बैंक को। सपोज करो ये कमर्शियल बैंक है ICICI, तो इसको भी साथ भी होगा, इसको भी 20% अपने 150 करोड़ इस पे भी हैं, तो ये इसका भी अकाउंट है, वो CRR रखवाएगा अपना वहाँ पे। और SLR क्या हुआ, SLR में 20% 150 करोड़ का अपने पास जमा करके रखेगा कि लोग कोई FD कराने आए हैं अपनी, किसी ने उसका अकाउंट है, उसने डिपॉजिट करा रखे थे, निकलवाने आया है, भैया कल चाहिए 5,000 रुपये फीस जमा करनी है बच्चे की, तो वो देने के लिए इन पे पैसे हो। तो CRR और SLR समझ गए। अब ये कंट्रोल करने में क्रेडिट को कैसे काम आते हैं। अगर RBI चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई कंट्रोल हो, कंट्रोल मतलब क्या होता है, मार्केट में ज़्यादा मनी ना घूमे, ज़्यादा मनी ना हो, तो ये CLR और SLR को बढ़ा देगी, 20% से 30% कर देगी। 20% से 30% कर दिया कि भाई पहले तो 150 करोड़ रुपए में से 20% RBI के पास रखवाना पड़ा था, 20% अपने पास पक्के करके रखना पड़ा था। अब 30% कर दिया तो क्या होगा, जो लोन बांटने का पैसा होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर वो चाह रहा है हमारा RBI कि मनी सप्लाई खुली हो जाए, मनी सप्लाई बढ़ जाए, बहुत मनी अगर हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट करने लग जाए, तो वो CRR को 15% कर देगी। भाई मेरे पास 150 करोड़ का 15% रखो, खुद के पास भी 150 करोड़ का 15% रखो, तो उससे क्या होगा, उससे 150 करोड़ का यहाँ 15 निकाल लो, 15%, तो लोन देने का जो पैसा PNB के पास बचेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा लोन होगा तो लोगों की जेबें भरेंगे, मनी सप्लाई में ज़्यादा पैसा आएगा, और कम लोन दिया जाएगा तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। समझ गए। तो CRR बढ़ा दिया जाएगा, SLR बढ़ा दिया जाएगा अगर कंट्रोल करना हो, और CRR और SLR घटा दिया जाएगा अगर बढ़ाना हो मनी सप्लाई को। CRR C से सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो, ऐसे लर्न कर लो, जो सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखवाया गया। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो खुद के पास रखना है, S से सेल्फ होता है। ठीक है जी, इसकी ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है पूरा, आप रीड कर सकते हो। CRR क्या है, डिक्रीज और इंक्रीज, जो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ ना रिलेशन, ये रिश्ता यहाँ पे भी गिवन है पूरा इंग्लिश में, जिसे तुम लिख पाओ अच्छे से। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक आर लीगली रिक्वायर्ड टू कीप इन द फॉर्म ऑफ डेसिग्नेटेड लिक्विडिटी एसेट विद देमसेल्फ। अगर सिंपल भाषा में बोलो तो जो पूरे पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है वो। रिड्यूस करने से क्या होगा, इंक्रीज करने से क्या होगा, लिखा है। ठीक है जी। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स बाय सेंट्रल बैंक फॉर्म और टू द कमर्शियल बैंक और पब्लिक। अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ये बहुत सिंपल है, इसको समझना। ठीक है, इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, मैं ये कहूँगी। देखो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी गवर्नमेंट निकालती है, लोग उन सिक्योरिटीज़ को खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो अगर जो है हमारा जो वो होगा, हमारा जो अगर सेंट्रल बैंक है चाह रहा है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना रहे, तो वो जो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है उनको बेचना शुरू कर देता है, और लोग भी उन सिक्योरिटी को खरीदते हैं और कमर्शियल बैंक भी उन सिक्योरिटी को खरीदता है। किससे खरीदता है? RBI से। तो RBI के पास पैसा आ जाएगा और मनी सप्लाई में से पैसा गायब हो जाएगा क्योंकि वो RBI के पास चला गया है। अब अगर जो है RBI चाह रहा है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, तो और जो है मनी सप्लाई में ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो RBI जाके लोगों से गवर्नमेंट की वो सिक्योरिटीज़ खरीदना शुरू कर देगा। एज अ रिजल्ट RBI को लोगों को और कमर्शियल बैंक को पे करना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई में पैसा खुला हो जाएगा, बढ़िया मनी सप्लाई हो जाएगी। समझ गए? तो सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। तो अगर RBI चाह रहा है कि मार्केट्स के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा ना हो,
कंट्री में ज़्यादा पैसा ना घूम रहा हो तो वो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ना सेल पे लगा देगी। लोगों पे जितना भी अपना पैसा है, कमर्शियल बैंक पे बहुत पैसा है, कमर्शियल बैंक भी इसे खरीदने में पैसा लगा देगा और पब्लिक के अंदर भी। तो ये सारा पैसा आरबीआई की जेब में चला जाएगा और मार्केट में से, मनी सप्लाई में से पैसा कम हो गया। और इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा हो जाएगा अगर आरबीआई चाह रहा है कि मनी सप्लाई में पैसा ज़्यादा खुलेआम घूमे। ठीक है जी, अगला आता है अब हमारा अगला। यहाँ पे बस अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्वांटिटेटिव मेजर सारे कंप्लीट है। इन्हें शॉर्ट में लिख रखा है। बैंक रेट पूरा रीड कर लो इसको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट में, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय गवर्नमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो में सीआरआर, एसएलआर, सबका मैंने फंक्शन आपको बता दिया। फाइनली अब पढ़ते हैं हम अपने क्वालिटेटिव मेजर। जैसे मैंने कहा था ना, क्वालिटी मतलब सड़ा हुआ आलू, बहुत बढ़िया आलू, बहुत बढ़िया फ्रेंच फ्राइज, हम क्वालिटी बता रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज बनेंगे इससे, हम क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर ड्रेस है, क्वालिटी बता रही हूँ। बहुत महंगी ड्रेस है, ठीक है, तो ये हो गया। मैं कह रही हूँ 250 की ड्रेस है, 2500 की ड्रेस है, क्वांटिटी बता रही हूँ, प्राइस से उसको मेजर कर रही हूँ। बहुत सुंदर ड्रेस है, ब्यूटीफुल है, उसकी क्वालिटी बता रही हूँ। तो ये क्वालिटेटिव मेजर है, यहाँ क्वालिटी कंट्रोल होती है इसमें। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? देखो, अगर किसी को भी लोन लेना हो, तुम अभी आम जनता का देखो, अगर तुम्हें पीएनबी से जाके लोन लेना हो, मेरी एक फ्रेंड है, उसे पीएनबी से जाके लोन लेना है 50 लाख का, तो पीएनबी कहेगा आप 50 लाख से कुछ ज़्यादा वैल्यू की जो है कुछ सिक्योरिटी रखवाओ, तब हम आपको लोन देंगे। तो उसने क्या करा, अपने घर के कोई, उसके पास कोई ज़मीन थी अपनी, उसके कागज़ रखवा दिए और फिर उसके बेसिस पे वो अपना उसने 50 लाख का लोन करवा लिया। और वो ऑब्वियसली उसकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है पीएनबी लोन देगा, वरना नहीं देगा। तो सिक्योरिटी की वैल्यू हमेशा जो अमाउंट लोन पे दी जाती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, कि कल को भैया बैंक को नुकसान ना हो ना, किसी ने लोन पे नहीं करा तो वो बेच के अपना पैसा पूरा कर लेती है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे कि लोन लोग ज़्यादा फिर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी तो। और क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। मैं बार बार क्रेडिट बोल देती हूँ, मनी सप्लाई, तुमको मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। अब सपोज करो गवर्नमेंट चाह रही है, हमारा आरबीआई चाह रहा है कि मनी सप्लाई खुला रहे, बहुत सारा पैसा जाए हमारी इकोनॉमी में, तो वो सिक्योरिटी की वैल्यू कम कर देगी। अब जिसको लोन लेना है वो कहेगा यार अब आसानी से मिल जाएगा लोन, सिक्योरिटी तो कम देनी है, तो वो जाके लोन ले लेंगे, सिक्योरिटी क्योंकि कम देनी होगी। तो ये हो गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट आर इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। महंगाई होगी तो कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दी जाएगी। डिफ्लेशन होगी तो मनी सप्लाई को एक्सीड करने के लिए डिक्रीज कर दिया जाएगा। नाउ मॉरल सुएशन, मॉरल सुएशन मतलब प्यार से मनाना, किसी को एडवाइस करना। तो आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल एडवाइजरी भी होता है। आरबीआई हमेशा एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक को। कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक इन ऑर्डर देम टू एक्ट इन अ मैनर इन लाइन विद द पॉलिसी, की ढंग से काम करो। अब कभी कभी वो रिक्वेस्ट से भी हो सकता है, कभी कभी ज़बरदस्ती भी ऑर्डर देकर भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें ये होता है दैट सेंट्रल बैंक गिव डायरेक्शन टू अदर बैंक टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे कि सेंट्रल बैंक ने कह दिया, आरबीआई ने कह दिया भैया इस साल 10% लोन आपको जो है एग्रीकल्चर को देना है, 15% लोन आपको इंडस्ट्री को पक्का से देना है और 20% लोन आपको देना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो आपसे मांगने आएंगे टर्शियरी सेक्टर को। अगले साल आरबीआई को लगा नहीं भाई एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा लोन देना चाहिए, तो आरबीआई ने हर एक कमर्शियल बैंक को कह दिया कि आपका सबसे ज़्यादा लोन 30% लोन आप एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करना। यानी कि फार्मर मांगने आएंगे तो उन्हें पहले देना, बाकी आए तो उन्हें चाहे मत देना, फार्मर्स को ज़रूर देना है। तो ये होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि आरबीआई चाह रहा है इस जगह ज़्यादा पैसा जाए, इस सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा जाए, इस साल इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा पैसा जाए, इस साल आम जनता पे ज़्यादा पैसा जाए, पब्लिक को दो, इस साल टर्शियरी सेक्टर को दो। तो ये काम होगा हमारे आरबीआई का, ये सब कंट्रोल करना। सो नाउ यू नो द क्वालिटेटिव मेजर ऑल्सो एंड क्वांटिटेटिव मेजर ऑल्सो। एक बार आप अपना नोट्स में से इसका सबका रिविजन कर लीजिए। ठीक है जी, अब क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट पूरा मैंने इसका डिटेल वर्जन भी पूरा आपको पढ़ा दिया है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मैंने कहा था ना हम देखेंगे ये कमर्शियल बैंक कमाइयाँ कहाँ से करते हैं, अब जानोगे इनकी असली कमाई होती कैसे है। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं अगला टॉपिक, कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। गाइस तो अब देखते हैं कमर्शियल बैंक पैसा कैसे कमाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मल्टीप्लायर भी कहते हैं मनी का। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक सिंपली इसको कहते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। सपोज करो इनिशियल डिपॉजिट क्या, मैं गई 1000 रुपये रखवाए मैंने किसके पास में, पीएनबी के पास में, एंड यू नो वो 1000 रुपये से पीएनबी बहुत सारा क्रेडिट और क्रिएट कर सकता है।
कैसे, ये आप आज समझोगे, बट ये समझने के लिए आपको दो अजम्पशंस रखने होते हैं। जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस। टू अजम्पशंस आपको मेंशन करने होंगे, वो ये है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक्स एंड ऑल बैंकिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ सिंगल बैंक। यानी कि जो भी बैंक है पूरे हमारी कंट्री के अंदर, वो एक बैंक है। कोई पीएनबी नहीं, कोई जो है बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, कोई एसबीआई नहीं, कोई ये बैंक नहीं, कोई वो बैंक नहीं। एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन बैंक। किसी भी ब्रांच में किसी भी बैंक के आप पैसा डलवा रहे हो, वो जाएगा एक ही बैंक के पास में। जैसे मैं कहते हैं ना, हम बहुत सारे स्कूल है, डीपीएस है, देन देयर आर केंद्र विद्यालय, देन देयर आर दिस स्कूल, तुम्हारा स्कूल का नाम, मेरे स्कूल का नाम, बहुत सारे अपने अपने सब स्कूल होते हैं दुनिया में। हम कह रहे हैं एक ही स्कूल है भाई, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कंट्री में एक ही स्कूल है। वैसे ही हमने ये असम्पशन लिया है दैट ऑल बैंकिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ सिंगल बैंक। सारे बैंकों को हमने एक में ला लिया, एक ही बैंक है। एंड ऑल ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू चेक। जो भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में होगा वो चेक से होगा। मुझे 20,000 रुपए की घड़ी खरीदनी है, मैं उसका ट्रांजैक्शन चेक से करूंगी। मैं घड़ी वाले की दुकान पे गई, उसे चेक दिया और वो घड़ी वाला उस चेक को उस बैंक में लगाएगा और जो है उसको पैसा मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं 2 रुपए की टॉफी भी लेने जा रही हूँ तो मैं 2 रुपए का चेक काट के दे रही हूँ शॉपकीपर को, शॉपकीपर वो चेक लगाएगा वहाँ पे अपना बैंक में, ठीक है। लगाएगा भी क्यों, उसके पास वो चेक आ गया, उसे 2 रुपए का कुछ और सामान खरीदना है, वो जो है जाके 2 रुपए का और सामान खरीद लेगा। तो इंटायर जो है ट्रांजैक्शन, मनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पेपर नोट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मनी ही होते हैं, चेक भी। पेपर वाले नोट नहीं है, कॉइन नहीं है, सब कुछ चेक से होगा। तुम्हें गाड़ी लेनी है चेक से लोगे, बॉटल लेनी है चेक से लोगे, चश्मा खरीदना है चेक से लोगे, जो कुछ भी पेमेंट तुमने करनी है तुम चेक काट के दोगे सामने वाले को। तुम्हें से कोई कुछ खरीदना है वो तुम्हें चेक काट के देगा। और सारे चेक किसके पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। कौन सा बैंक है, अलग अलग नाम के बैंक है नहीं, एक ही बैंक है। ये इसका अजम्पशन रखना होता है हमारे को। क्यों, ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए हमें समझना होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कैसे ये मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन जो है हमारे जो है कोई भी कमर्शियल बैंक करते हैं। तो हमने इनिशियल डिपॉजिट ले लिया 1000 एंड लीगल रिजर्व रेशियो अज्यूम कर लिया 20%। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे तुम्हें लीगल रिजर्व रेशियो समझाने की ज़रूरत है। आई हैव टोल्ड यू लीगल रिजर्व रेशियो 2 टाइप का होता है। लीगल रिजर्व रेशियो में 2 पार्ट्स आते हैं, एक सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, और एक एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो वो खुद के पास रखता है कि कल को कोई पैसा मांगने आए तो ये ना सारा पैसा लोन पे लगा दिया हो, कुछ पैसे अपने पास हो, लोगों को एटीएम का पैसा देने के लिए, लोगों की एफडी वगैरह कैश कराने के लिए। तो एलआरआर की जो है हमने कह दिया 20% है। एंड इनिशियल डिपॉजिट जो हमारे आया हमारे बैंक के पास में, वो आया 1000 रुपये, ठीक है। अब इनिशियल डिपॉजिट, अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपये है तो आपको पता है ना किसी भी कमर्शियल बैंक की जिम्मेवारी क्या है कि कुछ पैसा उसको एलआरआर का साइड में रख के बाकी सब पैसे को वो फ्री है लोन पे देने के लिए, ठीक है, बट उसको कुछ पैसा एलआरआर में रखना होगा। तो एलआरआर आरबीआई बताता है। अब आरबीआई ने बताया है एलआरआर है 20%। तो अगर 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट हुआ है, इसको बनाएंगे हम एक उसमें, इसको बनाएंगे टेबुलर फॉर्मेट में। टेबल में हम लिखेंगे डिपॉजिट, लोन कितने का जाएगा, और रिजर्व में एलआरआर में कितना रहेगा। तो इनिशियल डिपॉजिट आया आपका 1000 रुपये का, एलआरआर कितना रखना है, 20% रखना है। तो उसको अगर हमें मनी अमाउंट में निकालना हो तो हम निकाल लेंगे। अब आया 1000 का 20% हम निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपये आ जाएगा। तो 200 रुपये तो रिजर्व में रखना होगा एंड बाकी के पैसे जो है हमारा कमर्शियल बैंक लोन पे दे सकता है, ठीक है। तो डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितने का आया, इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 रुपये का भाई। 1000 रुपये में से 200 रुपये अगर इसने रिजर्व में रखे तो 2000 में से 200 गए, कितने बचे, 800 बचे। तो 800 रुपये अब ये हमारा लोन पे लगा सकता है, ठीक है। 800 रुपये इसने किसी को लोन पे दिए, सपोज करो ए ने जो है 1000 रुपये डिपॉजिट कराए थे, 200 रुपये इसने एलआरआर में रख लिए, 800 रुपये बचे। अब 800 रुपये इन्होंने किसको दिए होंगे, सपोज करो बी को दिए। अब बी के पास अगर 800 रुपये आए तो हमारे पास अपने दिमाग में अजम्पशन है दैट अगर बी ने वो 800 रुपये लिए हैं लोन पे तो बी क्या करेगा, उसे खर्च करेगा। और जब वो खर्च होगा तो वो चेक के फॉर्म में किसके पास आएगा, वो फिर से इसी बैंक के पास आ जाएगा। क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में हो रहा है वो मुड़ के किसके पास आ रहा है, बैंक के पास आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ जो है चेकेबल डिपॉजिट। तो फिर अब डिपॉजिट आ जाएगा 800 रुपये का बी की तरफ से। बी ने ये नहीं कि आके खुद कराया, सोच लो खुद ही, जो भी आप ट्रांजैक्शन होगा हमारी इकोनॉमी में वो जो होगा वो सीधा हमारे बैंक के पास आएगा। तो भाई 800 रुपये इन्होंने
उन्होंने लोन पे दिए तो वो 800 रुपये इनके पास ही आ जाएंगे। ये 800 रुपये आए। अब इसका अगर आप 800 का अगर आप 20% निकालोगे और तो आ जाएगा आपके पास, डिलीट कर दोगे उसको 800 रुपये में से, तो आपके पास बचेगा 160 रुपये। ठीक है, तो 160 रुपये रिजर्व में रखने हैं और 640 रुपये बचा जो लोन दे सकते हो। तो अगेन ये 640 रुपये जो है डिपॉजिट के रूप में आएंगे, उसमें से 128 रुपये रिजर्व में रखा, 512 रुपये अब जो है लोन पे चढ़ा सकता है हमारा कमर्शियल बैंक। तो ऐसे करते करते हमारा कमर्शियल बैंक कितने सारे 1000 रुपये के डिपॉजिट से ये कितना पैसा बना पाता है, तो ये जानने के लिए ये थोड़ी अब हम एंड तक करते रहेंगे बार बार जो है इसको जो है 20% निकाल के डिपॉजिट आया, 20% निकाल के डिपॉजिट आया। ये इसका तरीका होता है अपना पैसा कमाने का। तो रैदर देन कि हम जो है ये ऐसा करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंटायर जो है उसको जानने के लिए। वो फॉर्मूला होता है हमारा जिससे हम जान पाए कि ये 1000 रुपये के डिपॉजिट से टोटल डिपॉजिट हमारा जो है कमर्शियल बैंक वो कितना कमा लेता है। कि 1000 रुपये जो इसके पास डिपॉजिट पे आए थे उससे इसने ये रिजर्व रख के आगे लोन देके, रिजर्व रख के आगे लोन देके टोटल डिपॉजिट, टोटल इसने क्या क्या अपने पास डिपॉजिट कर लिया है वो पता लगाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसको हम क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर भी आप इसको कह सकते हो। ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट हमारा 1000 है। ठीक है, तो 1/LRR हमारा कितना हुआ, LRR है हमारा 20%, तो 1/20% इंटू 1000 अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। LRR क्या होगा, 120% निकालना है हमें, तो 1/20 इंटू 100 कर देंगे तो निकल आएगा हमारा। तो ये 0 से 0 गया 2 5, तो हमारा 1/LRR कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। ठीक है, इंटू ID कितना है हमारा 1000 है, तो 5 इंटू 1000 यानी कि 5000। और अगर आप टोटल डिपॉजिट ये करके बैठ के अगर देखोगे तो यस, जो टोटल डिपॉजिट ये कमा पाएगा, पूरा करवा पाएगा अपना, तो वो डिपॉजिट 5000 ही होगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है हमारा मनी मल्टीप्लायर जानने का कि कितने बार मल्टीप्लाई करा। 1000 रुपये के पैसे से उसने कितने बना लिए, टोटल में 5000 बना लिए। ये तरीका होता है हमारा जानने का। अब हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पूरा रीडिंग्स आपको गिवन है पूरी की पूरी। दैट टोटल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट क्रेडिटेड इज इक्वल टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। 1/LRR 1/20% करेंगे तो हम 5 आ जाएगा। 5 इंटू 1000 करा तो 5000। ये हो गया हमारा टोटल डिपॉजिट। देख सकते हो कि फाइनली हमारे बैंक ने डिपॉजिट कितने टोटल कर लिया अपना, 5000 कर लिया। लोन अमाउंट कितने की दे चुका होगा, 4000 की, और अपने पास कितना रखा होगा उसने, 1000 रिजर्व में। और अगर तुम्हें चेक करना हो कि यार टोटल रिजर्व एंड में जाके कितने पहुंचेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है रिजर्व कितना रखना है, 20% रखना है। तो अगर आप 5000 का 20% निकालोगे तो 1000 आएगा। 1000 अगर ये रिजर्व में रखेगा और लोन अमाउंट जाननी है तो भाई अगर हम 5000 में से माइनस कर देंगे 1000 रिजर्व के, तो 4000 रुपये लोन की अमाउंट भी आ गई। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, दीदी ठीक है हमें 5000 रुपये मल्टीप्लायर से पता चल गए, हो जाएंगे क्रेडिट क्रिएट, बट रिजर्व अमाउंट कैसे पता चलेगी, तो CRR तो और LRR तो पता है ना हमें कितना है, 20% है। तो 5000 का 20% आ गया 1000 रुपये, और 1000 रुपये माइनस कर देंगे जब हम टोटल डिपॉजिट में से रिजर्व के, तो लोन अमाउंट पता चल जाएगी 4000 रुपये। तो ये होता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। एंटायर स्लाइड विल बी गिवन टू यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई भी रिविजन करना आप जाके कर सकते हो। लास्ट में ये एक जो है डिफरेंशिएशन भी आप जरूर लर्न कीजिएगा बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका जो है आप रीड कर लो। सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी है जो एंटायर कंट्री के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को, बैंकिंग सिस्टम को जो है रेगुलेट, ऑपरेट और कंट्रोल करती है। कमर्शियल बैंक का काम है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, प्रोवाइड करना लोन। ये गवर्नमेंट ओन्ड होता है। ये जो है सम आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सम बाय द प्राइवेट सेक्टर। जैसे कुछ हमारे बैंक गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट सेक्टर के। इसका सोल पर्पस है पब्लिक वेलफेयर, इसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इट डज नॉट डू ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस, जनरल पब्लिक के साथ RBI डील नहीं करता, बट ये ऑर्डिनरी बैंकिंग बिजनेस करता है। इट हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ प्रिंटिंग न्यू करेंसी। इट हैज अ रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। इट हैज नो सच पावर्स। तो ये आप लर्न कीजिएगा। बढ़िया सा हमारा CBSE का स्टडी मटेरियल का डिफरेंशिएशन है, ये लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट बैंकिंग मनी भी पढ़ा दिया है। कोई क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जाके इंस्टाग्राम ID लिंक मैंने वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।